नमस्कार दोस्तों। जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पिछले 2 क्वार्टर से लगातार नेगेटिव में रहने के बाद आपको याद होगा 2020-21 का जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, इसका Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव में रहे थे जो हमारी जीडीपी का आंकड़ा है। लेकिन यहां पर फाइनली जो Q3 का जीडीपी ग्रोथ आया है वो आपका पॉजिटिव में आ चुका है 0.4%। यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन एज Q3 जीडीपी एक्सपैंड्स 0.4%। तो यहां पर अगर हम टेक्निकल रिसेशन की बात करें, इसका सिंपल अर्थ होता है कि लगातार 2 क्वार्टर अगर नेगेटिव में ग्रोथ रहती है तो हम रिसेशन में आ सकते हैं। और कई वर्षों के बाद एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद पहली बार भारत के अंदर रिसेशन देखने को मिला था, लेकिन टेक्निकली अब हम वापस उससे बाहर आ गए हैं। तो फाइनली जानेंगे कि ये जो आंकड़ा है उसका महत्व क्या है, एग्जैक्टली कौन से आंकड़े आए हैं, जीवीए का नंबर क्या है, जीडीपी का नंबर क्या है, हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको यह पता होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो आंकड़ा है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो याद रखना NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बाकी के पहले जितने ऑर्गेनाइजेशन थे NSSO, ये सारे अब मर्ज होकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन चुका है। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये आता है आपका कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मतलब स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है और इसी के अंदर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इस बार का जो आंकड़ा है आपको समझना है कि 2 चीजें रिलीज की गई हैं। एक आपका रिलीज किया गया है सेकंड एडवांस एस्टिमेट। अगर आप मेरे इकोनॉमी के वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा 7 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर पहले एडवांस एस्टिमेट की बात की थी। एडवांस एस्टिमेट वो होता है कि यहां पर जो जीडीपी का आंकड़ा है वो पूरे साल भर का कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है अभी 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा अनुमान लगाना। अनुमान इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बजट आने वाला था, आपको पता है 1 फरवरी को, तो सरकार को बजट का नंबर चाहिए होता है, किस तरह से वो एक्सपेंड करेगी। तो यहां पर क्या था कि ये एडवांस एस्टिमेट बहुत हेल्प करते हैं। तो पहला एडवांस एस्टिमेट 7 जनवरी को आया था, ये दूसरा एडवांस एस्टिमेट इसके अंदर लाया गया है। मतलब कि जो क्वार्टर, ये जो पूरे जीडीपी का आंकड़ा है वो कैसा होगा पूरे साल भर का। इसके अलावा 3rd क्वार्टर पर स्पेसिफिकली, मतलब कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीना होता है, इसका जीडीपी का आंकड़ा कितना था, जीवीए का आंकड़ा कितना था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि जो Q1 था दैट इज अप्रैल, मार्च और जून, ये 2020 के अंदर पहला क्वार्टर था, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी। आपको याद होना चाहिए 23.9% की गिरावट आई थी। उसके बाद Q2 आया, इसमें 7.5% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन फाइनली हम यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ में आ चुके हैं दैट इज 0.4%। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि कोविड की वजह से तो बहुत बड़ी गिरावट आई है, लेकिन पहले से इंडियन इकोनॉमी काफी पहले से यहां पर लगातार गिरता जा रहा था। आप देख सकते हो क्लियरली यहां पर क्वार्टर दर क्वार्टर आपको लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। और पिछले साल का जीडीपी का आंकड़ा भी करीब 4% के आसपास पहुंच गया था। तो ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, हमारे इकोनॉमी के अंदर भी कुछ मूलभूत चीजें हैं, उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से लगातार हमारी जीडीपी कम होती जा रही थी। अब इस बार का जो आंकड़ा है उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उसको देखते हैं। तो जीडीपी का मैंने आपको आंकड़ा बताया, ये 0.4% है। अब इसको कंपेयर करिए पिछले वाले वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब कि अभी हम कौन से वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, 2020-21 की बात कर रहे हैं। इसका Q3 का जो आंकड़ा है वो आया है 0.4%। और जीडीपी मैं बार बार बताता रहता हूं, आपको पता होगा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो इस 3 महीने के अंदर इस Q3 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू है ये बेसिकली। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर पिछले वाले वित्तीय वर्ष से अगर आप कंपेयर करो 2019-20 का अगर आप वित्तीय वर्ष देखोगे तो Q3 में यहां पर 3.3% की यहां पर जो वृद्धि है वो देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कितना हुआ है 0.4%। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं जीवीए को लेकर। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड।
और ये जो आंकड़ा है आप देख सकते हो अच्छा आया है, जीडीपी से काफी बेहतर आंकड़ा आया है। कितना आया? 1%। मतलब हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी है? 0.4%। और जीवीए कितना बढ़ा है? 1% बढ़ा है। यूजुअली अगर आप देखोगे हमेशा से क्या होता था कि जो जीवीए की वैल्यू है वो अक्सर कम रहती थी और जीडीपी की वैल्यू अक्सर ज्यादा रहती थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लंबे समय के बाद थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और जीवीए यहां पर काफी ज्यादा है जीडीपी के मुकाबले। और पिछले साल आप देख सकते हो जो जीवीए था ये था 3.4% के आसपास और इस बार जो है 1%। ये सिर्फ हम Q3 की बात कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जीवीए और जीडीपी क्या होता है, डोंट वरी। लेकिन पहले उसके हम यहां पर ये भी देख लेते हैं कि जो एडवांस एस्टीमेट है, मैं आपको कह रहा था एडवांस एस्टीमेट का मतलब जो पूरा वित्तीय वर्ष है 2020-21 में यहां पर कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव रहने वाला है। लेकिन पिछली बार जो 7 जनवरी को जो पहला एडवांस एस्टीमेट दिया गया था उसमें बोला गया था कि 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा पूरे साल भर का, लेकिन अब इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 8% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब कि यहां पर जो खबर है वो थोड़ी सी खराब है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पहले बोला गया कि 7.7% का यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और अब नए वाले एस्टीमेट में बताया जा रहा है कि 8% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए ये आंकड़ा चेंज होता रह सकता है, अगले वाले में हो सकता है कि यहां पर 8% से ये 7% का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। मतलब कि यहां पर डेटा कलेक्ट होता रहता है, जैसे जैसे और अच्छे डेटा आते रहते हैं उसके हिसाब से और बेहतर आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि Q1 में यहां पर आपको याद होगा मैंने बताया कि 23.9% की गिरावट हुई थी, लेकिन इसमें भी चेंज किया गया है। अब बोला गया है कि यहां पर 23.9% नहीं 24.4% की गिरावट हुई थी। तो यह भी आपका एक खराब न्यूज है जीडीपी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो Q2 है इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन बोला गया था नेगेटिव, लेकिन इसमें अब बताया जा रहा है कि 7.5% नहीं 7.3% का ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। और फाइनली अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो करंट के प्राइसेस हैं। जीडीपी मैंने आपको बता दिया कि जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, जो सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो कौन से प्राइस पर निकाल रहे हैं? क्या हम बेस ईयर के प्राइस पर निकाल रहे हैं? अगर बेस ईयर के निकालेंगे दैट इज 2011-12 में जो प्राइस था उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा 0.4%, ये मैंने आपको रियल जीडीपी बताया। और यहां पर नॉमिनल जीडीपी की हम बात करें, मतलब कि 2020-21 में कितना प्राइस है, क्योंकि इन्फ्लेशन होता रहता है हर साल, तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है प्राइस ज्यादा होगा क्योंकि इन्फ्लेशन है। और इसकी वजह से आप देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी अक्सर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, अक्सर मैं कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर 5.3% नॉमिनल जीडीपी निकल कर आया है और पिछले साल ये आया था 6.5%। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको जीवीए और जीडीपी बताया, तो जीवीए देखो क्या होता है, ये सप्लाई साइड को दिखाता है। सप्लाई साइड का मतलब है कि प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है। तो सपोज एक फैक्ट्री है, वो उस फैक्ट्री में यहां पर एक कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कार का जो वैल्यू है, सपोज मैं मान के चलता हूं 1 लाख रुपए है, वैसे तो 1 लाख का कार नहीं होता है लेकिन 1 लाख का है मानकर चलो, तो 1 लाख का प्रोडक्शन हो गया, सबको जितने लेबर हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सबको पेमेंट कर दिया गया और उसकी कीमत आई 1 लाख रुपीज। अब जब ये मार्केट में बिकने जाएगा कार, तो क्या ये 1 लाख रुपीस में बिकेगा? नहीं, यहां पर सरकार कुछ टैक्स लगाती है। फिर इसके ऊपर हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो सरकार इसके ऊपर सब्सिडी दे दे। तो यहां पर सपोज मैं कहता हूं 1 लाख की कार के ऊपर सरकार ने 20,000 का टैक्स लगा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 का सब्सिडी देंगे, मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 5,000। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आया इसका? एक्चुअल कॉस्ट आया 1,15,000 रुपए। तो अब आप देखो जीवीए हमेशा अक्सर आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि जीवीए सप्लाई साइड को दिखाता है। यहां पर जो कार है जब मार्केट में आ रही है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है और सब्सिडी होता है, तो टैक्स को आपको ऐड कर देना है जीवीए में। जीवीए के अंदर आपको क्या करना है? टैक्स को ऐड कर देना है और सब्सिडी को माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आपका बन जाएगा जीडीपी। और यही चीज सेम चीज आप यहां पर देख सकते हो, जो टैक्स माइनस जीडीपी है, सॉरी टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसको हम कहते हैं नेट टैक्सेस। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जीडीपी बन जाता है अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, जीवीए और नेट टैक्सेस को, और ये जीडीपी की वैल्यू है। और आप देख सकते हो 2020-21 में यहां पर जो जीडीपी की वैल्यू है वो कितनी अनुमान लगाया गया है? 1,34,000 करोड़। तो 1.34 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा 1.3 नहीं होगा,
134 लाख करोड़, ठीक है, मैं रुपए की टर्म में बता रहा हूं, 134 लाख करोड़ इतना का प्रोडक्शन होगा 2020-21 में, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और इसको आप कंपेयर करो, पिछले साल कितना हुआ था, 2019-20 में कितना हुआ था, 145 लाख करोड़। तो ध्यान रखिएगा, 145 लाख करोड़ का पिछले साल का प्रोडक्शन हुआ था, और इस साल का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 134 लाख करोड़। तो ये जो बेसिकली कमी हुई है, इसी को हम यहां पर कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। जब मैंने आपको बोला कि 7.7% की गिरावट होगी, जो कि अब बोला जा रहा है 8% की गिरावट होगी, तो ये 8% का गैप इसी से आ रहा है कि पिछले साल इतना का प्रोडक्शन हुआ था, ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ था, इस साल प्रोडक्शन यहां पर कम का हो रहा है। अब इनफैक्ट आपको और फर्दर इसको आंकड़े को तोड़ना चाहते हो तो ये भी आप देख सकते हो, जीडीपी में आपको फॉर्मूला पता होगा, इसका मतलब क्या होता है, C+I+G, दैट इज कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और आप देख सकते हो प्राइवेट कंजम्पशन कितना हो रहा है, 75 लाख करोड़, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 15 लाख करोड़, और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो रहा है, 41 लाख करोड़। तो इन सबको आप जोड़ दोगे, इसके अलावा यहां पर नेट एक्सपोर्ट भी होता है, तो ये सारी चीजें आप जोड़ दोगे तो यही जो मैंने आपको वैल्यू बताई ना 134 लाख करोड़ का, ये तभी निकल कर आता है, यही फॉर्मूला होता है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, जीडीपी के अंदर आप देख सकते हो क्लियरली, जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, इसीलिए हम कहते हैं भारत की इकोनॉमी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो यहां पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो अकेले 56% जो है वो अकेले यही यहां पर वेटेज रखता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का रोल तो है, लेकिन कितना है, 11% के आसपास। अब इनफैक्ट आप देख सकते हो सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कंजम्पशन है उसमें कमी आई है। पिछले साल 57% वेटेज था, इस बार कम हो गया है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का वेटेज बढ़ गया है क्योंकि सरकार ने ज्यादा खर्च किया इस बार, क्योंकि यहां पर आपको पता ही है कि जो कोविड की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी। और इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा बढ़ा है, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है। तो ये तो आपका मैंने आपको क्या बताया कि ये जो बेस प्राइस है, जो रियल जीडीपी है, उसका आंकड़ा बताया। अगर आपको करंट प्राइस के हिसाब से भी देखना है तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, ये करंट के हिसाब से बता रहा है 195 लाख करोड़। इनफैक्ट आप जब भी सुनते हो ना $3 ट्रिलियन, वो हम करंट के हिसाब से बताते हैं, करंट प्राइस के हिसाब से जो जीडीपी की वैल्यू है $3 ट्रिलियन। अभी तो नहीं है 3 ट्रिलियन क्योंकि नेगेटिव हो गया है, तो यहां पर 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इस समय भारत की जीडीपी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां पर देखिए 0.4% अच्छी बात है, पॉजिटिव में आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अनुमान था कि और ज्यादा हो सकता था, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ रहा था। और आप देख सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगातार यहां पर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ता ही गया है, 1 लाख करोड़ के ऊपर। तीनों महीने में आप देख सकते हो 1 लाख करोड़ से ऊपर का यहां पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन क्यों होगा, आप खुद सोचो, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन वाला जो मामला है जीबीए, ये तो आंकड़ा ठीक है 1% आया है, लेकिन यहां पर जो जीडीपी है, मतलब कि प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है डिमांड साइड में। तो फर्दर यहां पर सरकार को डिमांड की तरफ फोकस करने की जरूरत है। लोगों की नौकरियां गई हैं, यहां पर प्रॉब्लम हुआ है, सैलरी कम हुई है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो हो सकता है यहां पर थोड़ा कम हो रहा हो। और बाकी तो इनफैक्ट आपको पता ही होगा, जो जनवरी का आंकड़ा आया था 1.2 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है। लेट्स होप कि जो फरवरी का भी जीएसटी कलेक्शन है वो अच्छा होगा। इसके अलावा यहां पर अलग अलग अगर आप सेक्टर्स देखना चाहते हो कितना ग्रोथ हुआ है, तो इंडस्ट्रीज हो गया, अच्छी बात है। यहां पर पिछली बार 3% की गिरावट हुई थी पिछले वाले क्वार्टर में, अभी पॉजिटिव ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज में। सर्विसेज में यहां पर 11% की गिरावट हुई थी, अच्छी बात है, अब -1% की ही गिरावट है। मैन्युफैक्चरिंग भी पॉजिटिव में आ गया। एग्रीकल्चर तो हमेशा से ही पॉजिटिव में था, आपको याद है, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि पॉजिटिव में था। और यहां पर फाइनली हम इंडिया और चाइना को अगर कंपेयर करें तो देखिए भारत उन चुनिंदा देशों में हो गया है जिसको पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। ज्यादातर इकोनॉमीज अगर आप देखोगे विश्व भर में, अभी भी वहां पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो आखिरी क्वार्टर गया है अक्टूबर से दिसंबर का। लेकिन चाइना बहुत तेजी से ग्रो किया है। आप देख सकते हो चाइना का अगर आप जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर देखोगे तो 4.9% की ग्रोथ थी, और अक्टूबर टू दिसंबर जो अभी मैंने आपको भारत का बताया 0.54%, यहां पर चाइना आप देखो 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो आईएमएफ का आंकड़ा है, आईएमएफ का आंकड़ा यह कहता है
जो आपका रिपोर्ट आई है अभी, उसमें बोला गया है कि भारत जो है वो ओवरटेक कर लेगा चाइना को अगले वाले वित्तीय वर्ष में, लेकिन वो भी बेस इफेक्ट होगा, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो वापस से हमें थोड़ी बहुत कोविड के सर्ज देखने को मिल रहा है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो गेन आया है ये मेनली इसीलिए आया है क्योंकि हमने इकोनॉमी को ओपन किया है। अगर वापस से धीरे धीरे लॉकडाउन लगने लगेगा, लोकलाइज लॉकडाउन लगेगा, महाराष्ट्र वगैरह में आपने देखा था चर्चा चल रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इकोनॉमी को नुकसान करेगा। इसके अलावा जो बजट आया है अच्छा बजट था, नो डाउट। यहां पर सरकार ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए कह रही है, तो यह भी एक हद तक मदद कर सकता है आगे आने वाले समय में जीडीपी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको याद होगा कि यहां पर जो रेपो रेट है उसमें 115 बेसिस पॉइंट का गिरावट किया गया, 1.15% का जो रेपो रेट है वो कम किया गया ताकि सस्ते दर पर लोन मिल सके बिजनेसेस को, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से थोड़ा हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों। यहां पर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है जो पॉजिटिव में लौटी है, यहां पर आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अगर आपने ध्यान से सुना होगा मैंने जो कहा था, तो आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।